नमस्कार, सुप्रभात। आज गुरुवार 3 फरवरी भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ, बोलिए जी। जीवन का भारतीय प्रतिमान इस सीरीज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम टॉक्स में मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। पिछले गुरुवार को हमने भारत का गौरवशाली अतीत समझ लिया। आज हम उसी का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान से जुड़ी विद्याएं, इस बारे में हमें सर मार्गदर्शन करेंगे। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। सभी प्रेक्षकों को विनती है कि वो अपना ऑडियो और वीडियो कृपया बंद रखिए। थैंक यू। धन्यवाद स्वाति जी। पिछले 27 जनवरी के सत्र में हमने भौतिक विद्याएं, अब अभौतिक विद्याएं और इनमें से कुछ भौतिक विद्याओं के संबंध में भारत ने जो गौरवशाली ऐसा काम किया है, जिसे पूरे विश्व ने माना है, ऐसे कुछ विषयों का हमने विचार किया था। जैसे धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण का विज्ञान, विमान विद्या, कृषि, नौका विज्ञान, नौका निर्माण का काल की सापेक्षता इत्यादि। आज हम और भी कुछ भौतिक विद्याओं का विचार आज करेंगे। एक बार फिर से ये विद्या, विज्ञान, शास्त्र, इसके बारे में थोड़ी सी स्पष्टता होना आवश्यक है। इसके लिए उसको मैं थोड़ा सा पुनरुक्ति होने के उपरांत भी मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। विद्या उसे कहते हैं जो आपके जीवन को सुखमय बनाती है, आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। इसके लिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। ये विद्या जो है यह दो प्रकार की होती है, भौतिक विद्याएं और अभौतिक विद्याएं। भौतिक विद्या और अभौतिक विद्या दोनों मिलकर जिसे भारतीय दृष्टिकोण में विज्ञान कहा जाता है, वह निर्माण होता है। और केवल भौतिक विद्याओं से, जिसे आज हम साइंस के नाम से जानते हैं, वह पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान का जो दायरा है वह है अष्टधा प्रकृति तक, यानी पंच महाभूतों के साथ में ही जो अभौतिक बातें हैं, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार और उससे आगे जीवात्मा और परमात्मा, ये सब अभौतिक में आने वाली बातें हैं। अभी हम आज फिर से अभौतिक विद्याओं के बारे में जो विषय हैं उनका विचार हम कल करेंगे। आज हम और भी कुछ भौतिक विद्याओं के क्षेत्र में किस प्रकार से भारत विश्व में अग्रणी रहा था, इसका विचार करेंगे। और थोड़ा सा अंत में धीरे धीरे हम भौतिक और अभौतिक ऐसी दोनों विद्याओं का मिलाकर, यानी मूर्त अमूर्त, मूर्तामूर्त और भौतिका भौतिक, ऐसी कुछ विद्याओं का, ऐसे कुछ विज्ञान के क्षेत्रों का विचार भी आज करेंगे, जिससे हम अभौतिक की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं स्थापत्य का क्षेत्र जो है, स्थापत्य विज्ञान है, उसको स्थापत्य शास्त्र कहिए। शास्त्र और विज्ञान में भी एक अंतर हमने समझ लेना उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। विज्ञान तो सृष्टि के संचालन के जो नियम हैं, जो पदार्थों के व्यवहार और उनके गुण लक्षण जो हैं, उसका वर्णन विज्ञान कहा जाता है। अष्टधा प्रकृति का विवरण जो है वह विज्ञान है, उसको जानना विज्ञान है। लेकिन इन नियमों को, सृष्टि संचालन के नियमों को सर्वे भवन्तु सुखिना के हित में, के पक्ष में जब अनुशासन में बांधा जाता है, तब वह शास्त्र बनता है। और शास्त्र बनने की
और भी एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसा हर बात में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पल में सर्वभूत हिते रता है। इस प्रकार से सारे चराचर सृष्टि का हित किसमें है, यह समझने के लिए ध्यानावस्था में पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र को मान्यता तभी मिलती है जब कोई ध्यानावस्था रखने वाला, जो ध्यानावस्था जिसने प्राप्त की है, ऐसा व्यक्ति उन विज्ञान के नियमों का सर्वभूत हित के दृष्टि से उसको अनुशासन में बांधकर प्रस्तुति करता है, तब उसे शास्त्र कहा जाता है। क्योंकि ऐसा ही ध्यानावस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होता है, वह सभी दृष्टि से सृष्टि के हर रहस्य को जान जाता है। उस ध्यानावस्था के कारण उस सृष्टि के हर पदार्थ के साथ में, हर विषय के साथ में एक रूप हो सकता है और इसके लिए उसको अंदर बाहर से जान सकता है। ऐसी जो सृष्टि के बारे में ज्ञान रखने वाला है, वही शास्त्रों का प्रस्तुत करता हो सकता है, ऐसी भारतीय मान्यता है। आगे हम इसका विचार और भी करने वाले हैं। अभी इतना जान लेना पर्याप्त है कि शास्त्र यह हर किसी के प्रस्तुति का विषय नहीं है। विज्ञान के नियम तो जिसे ध्यान में आ गए उसने प्रस्तुत कर दिए, ये हो सकता है। विज्ञान के नियमों को समझने में गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन शास्त्र जब लिखे जाते हैं तो यह त्रिकालाबाधित होते हैं, क्योंकि इनको लिखने वाले ने इसका सारी हर प्रकार से विचार कर पूर्वक इसका प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। अब हम आज के इस सत्र की दृष्टि से पहली भौतिक विद्या का विचार करेंगे। इसमें हम स्थापत्य का विचार शुरू कर रहे हैं। स्थापत्य का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें दुनिया में कोई हमारे आसपास पहुंचने वाला भी, भटकने वाला भी नहीं है। इतनी श्रेष्ठ यहाँ की स्थापत्य विद्या रही है। ऐसे ऐसे और इतने अधिक मात्रा में स्थापत्य के हमने प्रमाण जो आज भी उपलब्ध हैं, हजारों वर्षों की धूप और छांव और बारिश को उसका सामना करते हुए आज भी उपस्थित हैं। यह वास्तव में हमारे स्थापत्य शास्त्र के जो पुरुषार्थ थे, उनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। एक एक करके कुछ स्थापत्य के विषयों का हम विचार करते हैं, किस प्रकार से यह पूरे विश्व की दृष्टि से विशेष थे। पहला विचार करते हैं तो हमारे सामने आता है वेरूळ में, महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है। इसकी विशेषता क्या है? तो बाकी सब भवन जो होते हैं, मंदिर जो होते हैं, या चर्च या कोई भी मस्जिद हो, इन सब का निर्माण जो है ये जमीन से किया जाता है। पहले इसकी नींव पड़ती है, नींव का पहले विचार और उसका निर्माण होता है, और उसके बाद में फिर उसकी दीवारें और फिर उसका ऊपर जाकर फिर उसका जो शिखर है, ये सबसे अंत में बनता है। इस कैलाश मंदिर की विशेषता यह है कि यह 100 फुट ऊंचा है, लगभग 260 फीट चौड़ा और लगभग ऐसे ही 60 फुट लंबा, ऐसा यह मंदिर है। लेकिन इसकी शुरुआत शिखर से की गई थी, क्योंकि यह पूरा का पूरा मंदिर एक विशाल ऐसे अभंग ऐसे पत्थर में से निर्माण किया गया है। आप कल्पना कर सकती है कि इस प्रकार से इतना विशाल पत्थर, यह अभंग है, इसको जानने का कौशल, इसके जानने की दृष्टि से हर प्रकार की कुशलता कैसे हमारे लोगों ने प्राप्त की होगी। क्योंकि यह पूरा जो मंदिर है, यह एक पत्थर में से बना हुआ है, बनाया हुआ है, तराशा हुआ है। और इस दृष्टि से इस मंदिर की विशेषता यह है, यह शिखर पहले बना और नीचे दीवारें बनकर बाद में नींव तक तो नीचे आया। नींव तो अलग से बनानी ही नहीं पड़ी, नींव तो पहले से थी पत्थर की। तो इस प्रकार से यह एक दुनिया का अपना एक आश्चर्य ऐसा है। दुनिया के 7 आश्चर्य कहे जाते हैं, वास्तव में तो भारत में ऐसे सैकड़ों आश्चर्य दिखाई देंगे कि जो जिनकी तुलना दुनिया के अन्य किसी के साथ में हो ही नहीं सकती। लेकिन आज हम उनमें से कुछ बातों का ही विचार करके आगे बढ़ेंगे।
पिछले परसों के पिछले सत्र में हमने लौह स्तंभ का विचार किया था दिल्ली मेहरौली के, और उसको वह भी दुनिया का आज भी एक आश्चर्य बना हुआ है। फिर मदुराई के मीनाक्षी मंदिर को देखते हैं हम, तो यह लगभग 800 फीट ऊंचा है, लगभग 800 फीट ऊंचा। आप समझ सकते हैं 852 फीट ऊंचा है। और किस प्रकार से इस भव्य मंदिर के ऊपर का जो पत्थर है वह कैसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आज के जैसे क्रेन्स वगैरह तो उस काल में थी नहीं, ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर इतने ऊंचाई पर और इतने वजनदार पत्थरों को कैसे ले गए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। तो किस प्रकार का कौशल, किस प्रकार का की कल्पनाशीलता हमारे पूर्वजों में रही होगी कि उन्होंने इस प्रकार के मंदिर बनाए। इस मंदिर की और भी एक विशेषता यह है कि इसकी विशालता के साथ में ही इसमें 1000 स्तंभों का मंडप है। हर मंदिर में सामान्यतः मंडप होता है जिसमें लोग बैठ सकें और भजन कीर्तन कर सकें, सुन सकें, और सभा भी हो सके, अध्यात्म की गोष्ठियां हो सके, शास्त्रार्थ चल सके। तो इस प्रकार का है जो विशाल मंडप है, इसके 1000 स्तंभ हैं। ऐसे 1000 स्तंभ वाला यह एक ही मंदिर है ऐसा नहीं है, ऐसे कई मंदिर भारत भर में हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो अजंठा की जो गुफाएं हैं, यह भी बौद्धकालीन गुफाएं हैं। और बुद्ध का काल तो हम जानते हैं कि ये लगभग 2000 से पहले, यानी ईसा से पूर्व की बातें होंगी। तो उस समय का, या शायद ईसा के बाद में भी होगा, लेकिन कम से कम 1500 से वर्षों से अधिक ऐसा यह गुफाओं का काम हुआ है, होगा ऐसा लगता है। इस गुफा में जो भित्ति चित्र हैं, जो रंगों से रंगे गए हैं, रंग चित्र हैं, ये केवल किसी एक रंग से रंगे हुए ऐसे चित्र नहीं है। तो रंगीन चित्र हैं ये, अलग अलग प्रकार के, काला है, पीला है, नीला है, लाल है, सफेद है, ऐसे सभी रंगों का इसमें उपयोग किया गया है। इन रंगों की इसमें विशेषता हम देखने जाएंगे तो समझ में आएगा कि इन रंगों में पूर्णत्व की प्राप्ति का प्रयास हमारे पूर्वजों ने किया था। आज के रंग हम देखते हैं रासायनिक रंग, और बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, अलग अलग बहुत महंगे पदार्थों का उपयोग करते हुए ये रंग बनाए जाते हैं। लेकिन मुश्किल से 5, 6, 7 वर्षों में ये रंग प्रकृति के सामने पराजित हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, और 5, 7 वर्षों में रंग लगाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है भवन। ये रंग आप कल्पना कीजिए 1500 वर्षों से इन गुफाओं में है, और इन गुफाओं की खोज तो अभी 1 सदी 2 सदी पहले हुई है। उससे पहले तक तो ये मिट्टी से भरे हुए थे। ये सब गुफाओं को खोज निकाला, वो मिट्टी वगैरह सब निकाली होगी, फिर भी ये चित्र वैसे के वैसे, इनके रंग कैसे रहे होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। हम जो कहते हैं कि भारत में पूर्णत्व की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास रहा, हर कला में, हर विद्या में पूर्णत्व की प्राप्ति के प्रयास होते रहे। तो इसका यह एक बहुत सुंदर ऐसा उदाहरण है। इसमें काला रंग जैसे अभी तक टिका हुआ है, वैसे पीला है, वैसे ही सफेद है, ऐसे सभी रंग इसमें आज भी अपनी शोभा बनाए हुए हैं। फिर हम आते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट रहे, उन्होंने बनाया हुआ विट्ठल मंदिर है। इस विट्ठल मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों को इस प्रकार से तराशा गया है, इस प्रकार से इनकी स्थिति को मंडप में बनाया गया है कि इनके ऊपर आघात करने से संगीत के स्वर इनमें से प्रकट होते हैं। सारे गम पध नि सा इस प्रकार के सभी स्वर इसमें से निकाले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, तो ध्वनिया भी, यानी वंशी की ध्वनि के स्वर भी इसमें से निकाले जा सकते हैं, ऐसे भी इनमें स्तंभ हैं। फिर तंतु वाद्यों के भी इसमें से स्वर निकाले जा सकते हैं, सितार का के स्वर निकाले जा सकते हैं,
ऐसी भी इनमें कुछ स्तंभों की रचना है। कैसे की होगी, किस प्रकार से, पहले तो इस प्रकार की कल्पना कैसे आई होगी, इसका हम विचार करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से बहुत गहराई में जाकर बहुत व्यापकता से विचार हमारे लोग करते रहे होंगे। और एक इसमें स्थापत्य के क्षेत्र में और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, जो आज तक शायद अभारतीय जो पत्थर के पर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने उन्हें इसका ज्ञान शायद आज भी नहीं होगा। वह यह है कि जिस प्रकार से मनुष्य और पशु पक्षी प्राणियों में जो जिस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो जिस प्रकार से मानव जाति में 4 वर्ण होते ही, या किसी भी समाज को ले लीजिए आप और किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, उस व्यक्ति में भी 4 वर्ण होते हैं, चारों वर्णों के गुण लक्षण होते हैं। ऐसे ही हर समाज में, अमेरिकी समाज है, जर्मन समाज है, उनमें भी चारों वर्णों के लोग तो मिलेंगे ही। और इसी प्रकार से इनमें स्त्री और पुरुष ऐसा विभाजन भी मिलेगा। अब यह कल्प देखिए कि हमारे जो पत्थर पर काम करने वाले जो हमारे विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने इसको जाना कि पत्थर में भी 4 वर्णों के पत्थर होते हैं और फिर हर वर्ण के पत्थर का उपयोग भिन्न होता है। मूर्तियां बनानी है तो सात्विक होना चाहिए, भाव उसमें से प्रकट होना चाहिए, तो फिर वह ब्राह्मण वर्ण के पत्थर से बनाई जाती थी। क्षत्रिय वर्ण के पत्थर से बनाए जाते थे, तो जहां कठोर था उसको बहुत धूप और छांव का बहुत सहन करना है, ऐसे पत्थर से बनाए जाते थे। हमारे यहाँ तो लकड़ियों के बारे में भी इसका विचार किया गया था कि लकड़ियों में, कल हमने नौका शास्त्र का देखा था, नौका विज्ञान का देखा था, उसमें नौकाएं बनाने के लिए हमारे यहाँ क्षत्रिय वर्ण की लकड़ी का उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह अवरोध की दृष्टि से और शक्ति की दृष्टि से यह बहुत मजबूत होती है। और इस दृष्टि से किस पत्थर का किस प्रकार से उपयोग मंदिर और भवन निर्माण में करना है, यह हमारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसमें स्त्री और पुरुष इसका भी भेद वो समझते थे। और इसके साथ में ही, यानी स्त्री की प्रतिमा बनाना है तो स्त्री की लिंगी पत्थर जो है उसका उपयोग होता था, और पुरुष की प्रतिमा बनाना है तो पुरुष के पत्थर का उपयोग होता था। जहाँ एक ही पत्थर में से सब निकालना है, वहां की बात भिन्न होती थी, वहां क्षत्रिय में से ही सब निकाले जाते थे, स्त्री और पुरुष दोनों प्रतिमाएं बनती थी। लेकिन जहां भिन्न भिन्न प्रतिमाएं बननी है, वहां स्त्री के लिए स्त्री लिंग का पत्थर और पुरुष के लिए पुरुष लिंग का पत्थर, इनका उपयोग होता था। इसी प्रकार पत्थर की आयु का भी इसमें विचार होता था। जैसे मानव की क्षमता जानने के लिए मानव की आयु की अवस्था जो होती है, उसका अनुमान हम कर लेते हैं, तो उसकी क्षमताओं का कुछ ज्ञान हमें हो पाता है। इसी प्रकार से पत्थर की आयु क्या है, इसका भी विचार हमारे स्थापत्य शास्त्रियों को हुआ करता था। और इस दृष्टि से उसका उपयोग करते हुए उन्होंने जो यह स्थापत्य की बहुत विराट ऐसे कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इनका कारण, इनकी दीर्घ आयु का कारण ही यह जो सूक्ष्म ज्ञान सृष्टि का है, पत्थरों का है, हवामान और वायुमंडल का है, इसको इसका श्रेय जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ की स्थापत्य विद्या जो है। फिर यहाँ स्थापत्य विद्या के तो कई प्रकार हैं। जैसे हमने कल पिछले सत्र में ये देखा था कि शिल्प शास्त्र का एक हिस्सा जो है वह है धातु खंड, दूसरा है साधन खंड और तीसरा है वास्तु खंड। तो वास्तु खंड में केवल इस प्रकार के मंदिरों और भवनों का ही नहीं है, तो विभिन्न प्रकार की वास्तुओं का उसमें विचार दिया गया है और श्रेष्ठ ढंग से इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन भी उसमें मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यंत्र विज्ञान की दिशा में आते हैं। अब यह यंत्र विज्ञान तो हम समझ सकते हैं, इतना बड़ा स्थापत्य निर्माण किया होगा, 852 फीट ऊंचा, तो यंत्रों का उपयोग किए बगैर तो ये हो नहीं सकता। यंत्रों के जो आधारभूत ऐसे जो हिस्से होते हैं, इसका बहुत अच्छा ज्ञान और उसका उपयोग करने के तरीके हमारे पूर्वज जानते थे। दंड यानी जिसे आज लीवर कहते हैं, चक्र यानी जिसे पुली या गियर कहते हैं, फिर दंड चक्र, दंत यानी जिसे गियर्ड
गियर्ड व्हील कहते हैं, यानी गियर कहते हैं, दांतों वाला पहिया, उसका भी उपयोग हमारे लोग जानते थे। फिर सरणी यानी स्लोप, यानी ढलान का सहजता से उपयोग कर लेना। ढलान के ऊपर चढ़ने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों का उपयोग करना, विशेष प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, विशेष प्रकार के तरीकों का उपयोग करना। और इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि यदि 800 फीट ऊंचे इस मंदिर में यदि बहुत बड़े वजन का पत्थर ले गए होंगे, तो इस प्रकार की एक बहुत विशाल ऐसी सरणी निर्माण की गई होगी, एक स्लोप निर्माण किया गया होगा और जिसे बाद में हटा दिया गया होगा, मंदिर की शोभा कम न हो इसलिए। तो इस प्रकार से ये सरणी हुआ करती थी। और सबसे अंतिम है वर्तन, ये चक वृत्त। ये वृत्त जो है यह है पेंच यानी स्क्रू, जिससे वह जो अंदर डालने वाली जो वस्तु है वो धीरे धीरे अंदर घुसती जाती है। इसे स्क्रू कहते हैं, स्क्रू के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार के इन मुख्य अवयवों को वो जानते थे और इनका उपयोग यंत्रों में किया करते थे। हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र के आगे हम उसके बारे में जानने वाले हैं। हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र हमारे रसायन शास्त्रियों ने निर्माण किए थे, और ऐसे कम से कम 32 यंत्रों का वर्णन तो हमारे ग्रंथों में मिलता है। 32 एक ग्रंथ में मिलता है, बाकी अन्य ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के यंत्रों का भी वर्णन मिलता है। भोज द्वारा निर्मित सम्रांगण सूत्रधार में भी यंत्रों का बहुत व्यापकता से वर्णन किया गया है, और इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसका अच्छा सटीक विवरण भी उसमें हम पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चालुक्य राजाओं ने तो बगीचे को पानी देने के लिए एक स्वयंचलित ऐसी टंकी का निर्माण किया था कि टंकी में पानी भी चढ़ जाता था, और पानी खाली होने के बाद में फिर चढ़ाने की स्वयं चालित ऐसी व्यवस्था उन्होंने निर्माण की थी। अब ये तो बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत कम हमने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन इसका वर्णन मिलता है। फिर हम आगे और देखते हैं यंत्र के इसमें कि विभिन्न प्रकार के, आगे स्वास्थ्य का क्षेत्र भी आने वाला है जिसका हम विचार करने वाले हैं आज। उसमें भी जो अलग अलग प्रकार के यंत्र निर्माण किए गए थे, अलग अलग प्रकार के औजार जो निर्माण किए गए थे, उसके लिए भी किस प्रकार के यंत्रों का और पदार्थों का, संसाधनों का उपयोग किया गया होगा, उसका भी कितना गहराई से ज्ञान हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया होगा, इसको हम समझ सकते हैं। आगे हम और चलते हैं तो यहाँ का जो जल प्रबंधन का जो एक तरीका था, यह तरीका भी अपने आप में विश्व भर में एक विशेष ऐसा तरीका रहा है। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पाया कि भारत एक तालाबों का देश है। भारत में जो गांव थे उनकी संख्या तो शायद 6-7 लाख थी, लेकिन तालाबों की संख्या 9 लाख से अधिक थी। तो कुछ अंग्रेजों ने तो इसे तालाबों का देश ऐसा कहा है। अब ये तालाब इतनी बड़ी संख्या में कैसे बने? ये तालाब निर्माण की हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई थी। और बाकी दुनिया तो नदी संस्कृति में, यानी हम सब जानते हैं कि मानव बस्ती सामान्यतः जहाँ पानी उपलब्ध है वहीं पर बस्ती होती है, और इसलिए जहाँ नदियां होती हैं तो नदियों के किनारे पर मानवीय बस्तियां, यह बहुत स्वाभाविक है, वो दुनिया भर में यह चलता है। लेकिन भारत में तो हमेशा से यहाँ की आबादी जो है वह दुनिया की दृष्टि से बहुत सघन रही है, बहुत घनी रही है, और इसके कारण नदी संस्कृति से हम बहुत आगे बढ़कर तालाब संस्कृति तक पहुंच गए थे। और इसलिए इस पूरी आबादी को, पूरी जनसंख्या को पानी की कमी महसूस न हो, इस प्रकार से हमारे यहाँ गांव में, हर गांव में कम से कम 2 तालाब तो होते ही होते थे। किन्हीं गांव में 3 होते थे, 4 भी हुआ करते थे। और इसके कारण हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं थी, यानी उपलब्धता की कोई समस्या नहीं थी।
लेकिन आज हम देखते हैं, आज का जो हमारा जल प्रबंधन का जो तरीका है, जो ज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके कारण आज हम देखते हैं कि हमारे देश में शायद ही कोई जिला ऐसा होगा कि जहां गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत नहीं होती है। ऐसा कोई भाग नहीं है। शायद ऐसे जिले अभाव से ही हमारे देश में मिलेंगे। तो किस प्रकार की हमारे यहाँ तालाबों की व्यवस्था लोगों ने की होगी, किस प्रकार से तालाब बनाए होंगे। यहाँ तो इसकी पद्धति हम यदि पढ़ते हैं, आज भी खड़े हैं तालाब। अनुपम मिश्र जी ने लिखा हुआ ये पुस्तक है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से इसकी एक व्यवस्था बना दी थी। और हर प्रांत में, यानी भाषिक प्रांत में, भाषाभाषी समाज में अपनी अपनी ऐसी कुछ जातियां ही बनाई थी कि जिन जातियों का तो जीवन लक्ष्य ही और जीवन का उद्देश्य ही तालाब बनाना रहा करता था। और तालाब बनाने के माध्यम से वो पुण्य की प्राप्ति करते थे। इनका चरितार्थ भी गांव के लोग चलाते थे और यह वहां जाकर उस गांव के लिए तालाब निर्माण करते थे। तालाब, एक गांव का तालाब निर्माण होने के बाद में दूसरे गांव का निमंत्रण होता था, वहां चले जाते थे। वहां के लोग फिर इनकी पूरी अतिथि की तरह पूरी इनकी सेवा करते थे। खाने भोजन के रहने की सब व्यवस्थाएं इनकी होती थी। और गांव के लोग अपने परिश्रम से ये तालाब बनाते थे। गांव के लोग अपने परिश्रम से बनाते थे, इसका अर्थ हम ठीक से समझ लें। यह गांव के कोई शूद्र वर्ण के कुछ लोग होंगे, उनको पकड़ के बना लिया तालाब, ऐसा नहीं बनता था। तो गांव के जितने भी सशक्त लोग हैं, जिन जो ताकत शक्ति रखते हैं, कुछ खनन करने की, कुछ मिट्टी हटाने की, कुछ काम करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे गांव के ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित होते थे। और इसके लिए फिर ये गांव के तालाब होते थे और इसके लिए इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी भी गांव की होती थी और गांव इसकी जिम्मेदारी अच्छी तरह से वहन करते थे। आज हमारे गांव के तालाबों की जो दुर्व्यवस्था हो गई है, उसका कारण हमारी यह सामाजिक रचनाओं को नष्ट करना है। इसे भी हमें समझना होगा। इसका विचार हम आगे अगले सत्र में व्यवस्थाओं का विचार कुछ करेंगे, उसमें हम अवश्य करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, वह इस भौतिक विद्याओं को आगे ले जाकर अभौतिक विद्याओं के साथ में जोड़ने वाले ऐसे क्षेत्र में हम जाएंगे। उससे पहले केवल थोड़ा सा रासायनिक क्षेत्र जो है, रसायनों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में थोड़ी सी हम जानकारी ले लें कि किस प्रकार से उसमें भी इस प्रकार के मानदंड ऐसे निर्माण किए थे और इस प्रकार की प्रक्रियाएं निर्माण की थी कि जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए समझने के लिए बहुत कठिन है। समझने के लिए कठिन है, करने का तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें देखिए, रसायन शास्त्र के हमारे यहाँ बहुत विद्वान हो गए हैं। नागार्जुन थे, फिर वाग्भट थे, यशोधर थे, गोविंदाचार्य थे। ऐसे कई रसायन शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों है, फिर रसार्णव है, रसरत्न समुच्चय है, रस रत्नाकर है, फिर रसेंद्र चिंतामणि है, रसेंद्र चूड़ामणि है। इस प्रकार के ग्रंथों में रसायनों के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है। किस प्रकार की प्रक्रियाओं का इन्होंने विकास किया था। तो अलग अलग प्रकार के रसायनों का जिनका उपयोग जीवन में हो सकता है, होना चाहिए, ऐसे स्वास्थ्य के लिए लगने वाले रसायनों का निर्माण, आसवों का निर्माण इसमें होता था। फिर धातुओं की भस्म बनाने की इसमें प्रक्रिया विकसित की थी। अब ये धातु की भस्म जो है, यह मनुष्य को रोग निवारण की दृष्टि से आयुर्वेद में इनका उपयोग किया जाता है। अब ये धातुओं के भस्म का आयुर्वेद में जो उपयोग किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य तो आज भी हमारे साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। हमारे जो एलोपैथी के क्षेत्र में काम करने वाले जो फार्मासिस्ट हैं, वो जान नहीं पाए हैं। लेकिन इस प्रकार की औषधियों के लिए उपयुक्त ऐसे धातु भस्म निर्माण हमारे यहाँ हुआ करते थे। इसी प्रकार से धातुओं का मारण करके धातुओं के दोषों को दूर करना, इस प्रकार की भी हमारे यहाँ प्रक्रिया हुआ करती थी। पारा मारण,
तो पारे का धातु तो विषैला होता है, और आज भी जिस दवाई में, जिस औषधि में पारा है, मर्क्यूरी है, ऐसी दवाइयां ये जो प्रगत देश हैं इनके लोग स्वीकार नहीं करते। भारत से भेजी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों में जिनमें पारा होगा उसको स्वीकार नहीं करते। उसका कारण वो अभी भी ऐसा नहीं समझते कि भारत में पारा मारण करके ही उसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। पारा मारण की प्रक्रिया जो होती है उसमें पारे के जो विष निर्माण करने वाले जो, या विष का प्रभाव देने वाले जो गुण लक्षण है उनको नष्ट किया जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है ये तो आयुर्वेद के और इन नागार्जुन वगैरह के ग्रंथों में से हम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया करके पारा यह एक औषधि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पारे से, नागार्जुन ने पारे से स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया को खोज निकाला था। आज के वैज्ञानिक ये सब जानते हैं कि पारा और सोना इनमें एटॉमिक नंबर की दृष्टि से बहुत साम्य है, और इसके लिए थोड़ी सी प्रक्रियाओं से उसकी रचना में यदि फर्क कर दिया जाए, उसके जो अलग अलग कक्षाओं में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऋणाणु हैं, उनको समझ लिया जाए तो उनकी प्रक्रिया को ठीक करने से पारे से सोना निर्माण किया जा सकता है। यह तो सामान्य जो रसायन शास्त्र थोड़ा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वह इसे समझ सकता है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और आते हैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। अब ये ज्योतिष शास्त्र जो है, यहां से हम भौतिक और अभौतिक इन दोनों का मेल कैसे बैठा था, कैसे बिठाया जाता था, इसका भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो पहले तो यह इसका जो मूलतः भौतिक स्वरूप है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो ज्योतिष शास्त्र है यह मुख्यतः ग्रह ज्योतिष है। वेद के जो 6 वेदांग हैं उनमें ज्योतिष एक प्रमुख अंग है, और इसका मुख्यतः संबंध जो है, यह जो अवकाश में, स्पेस में जो अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, जो हमारे इस सौर मंडल के ग्रह हैं, जिनका बहुत घना और बहुत व्यापक ऐसा प्रभाव पृथ्वी पर के हर पदार्थ पर पड़ता है। जड़ पदार्थों में पड़ता है, चेतन पदार्थों में पड़ता है, मानव पर भी पड़ता है, वनस्पतियों पर भी पड़ता है। ऐसे ग्रहों का अध्ययन यह हमारे पूर्वजों ने किया था। इसकी विभिन्न ग्रहों की गतियों को, इनकी कक्षाओं को और इनके परस्पर एक दूसरे के साथ में योग को समझा था, और उसके आधार पर मानव पर होने वाले परिणाम, वातावरण पर होने वाले परिणाम, इनको जाना था। और इस दृष्टि से पिछले सत्र में हमने सहदेव भाडड़ी करके कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ जाना था। यह वास्तव में इस ग्रह ज्योतिष का ही एक अंग होता है, कि जिसको समझने के लिए बहुत छोटे सहज व्यावहारिक सूत्र सहदेव भाडड़ी में बता दिए। लेकिन इनका संबंध जो है, मूल उसका जो विज्ञान है उसके पीछे का, वह ग्रह ज्योतिष है। ग्रहों को समझना, ग्रहों के हर ग्रह का अपना अपना गुण लक्षण होता है। कोई संहारक गुण हो रखता है, कोई उपकारक गुण रखता है। तो किस प्रकार से मनुष्य के लिए शुभ समय कौन सा है, अशुभ समय कौन सा है, इसका अनुमान इससे लगाया जाता था। और शुभ कार्य करने के लिए शुभ मंगल, शुभ ऐसे प्रसंग, शुभ ऐसे समय का चयन किया जाता था। यह इन ग्रहों का जो भ्रमण है, तो ग्रह और तारे ऐसे दोनों का हमारे यहाँ अध्ययन हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से जो ज्योतिष में उपयोग किया गया है वह ग्रहों का उपयोग किया गया है। और इन ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर मनुष्य की जन्म कुंडली बनती है, और जन्म कुंडली से उसका वर्ण तय होता है, उसका जो प्रारब्ध है वह तय होता है। अब यह सब बातें जो है ये हमारे पूर्वज जानते थे कि कर्म सिद्धांत के अनुसार उसने भोग तो भोगने हैं, जो पीछे संचित कर्म है उनके भोग तो उसने भोगने हैं।
तो इस जन्म में उसकी जन्म कुंडली में उस जिन ग्रहों का योग है उनके हिसाब से जो जो परिणाम प्रभाव उस मनुष्य पर होने वाले हैं उसके अनुसार प्रारब्ध उसका तय हो जाता था। या प्रारब्ध पहले से तय होता था, वही जो कर्म इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार पक्व हो जाते थे वो उसका प्रारब्ध बन जाता। इसे हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कितना गहरा ऐसा विज्ञान है, इसे हम समझेंगे तो इसका कौतुक हम कर पाएंगे। और दुनिया में इस प्रकार का ज्ञान विकसित करने वाला अन्य कोई समाज नहीं है। ऐसा हम अपने पूर्वजों के बारे में गौरव अनुभव कर सकेंगे। इस ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मन का विचार भी इस ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। मन का विचार आता है वह मुख्यतः चंद्रमा से आता है, क्योंकि चंद्रमा यह पृथ्वी के सबसे निकट वाला ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जन्म कुंडलियां भी बनती हैं तो वह चंद्र को लक्ष्य बनाकर यह कुंडलियां बनती है। हालांकि सूर्य यह सबसे इसमें प्रभावी और सबसे प्रखर ऐसा ग्रह है, लेकिन हमारी जो किसी की भी राशि गिनी जाती है तो चंद्र किस स्थान में है उससे गिनी जाती है, उससे समझी जाती है। तो चंद्र का महत्व बहुत इसमें ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है और मन का इससे बहुत निकट का संबंध है। हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी इसमें ज्वार भाटा आता रहता है। ज्वार आता है तो यह समुद्र का पानी जो है यह जमीन को लांघता हुआ जमीन के अंदर घुसता जाता है। और जब भाटे का समय होता है तो जमीन से ये जल पीछे पीछे हटता जाता है। तो इस प्रकार से इस समुद्र के जल में ज्वार और भाटा आता रहता है। और आज ये वैज्ञानिक भी समझ गए हैं, जान गए हैं, ये ज्वार भाटा जो है ये चंद्र की कलाओं के अनुसार आता है। चंद्र की प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, उसके हिसाब से जैसे चंद्र बढ़ रहा है या जैसे घट रहा है उस प्रकार से इन ज्वार और भाटे का जो समय है वह भी बदल जाता है। और इस दृष्टि से इसे समझना और अब इसका मन से कैसे संबंध होता है इसको भी कैसे हमारे पूर्वजों ने समझा होगा और प्रत्यक्ष व्यवहार में इसका उपयोग किया होगा, इसको हम गौरव से अनुभव भी कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। देखिए, यह तो समुद्र के किनारे पर रेत भी पड़ी रहती है बहुत सारी, लेकिन रेत में तो ज्वार भाटा आता नहीं है। ऐसे भी बड़े बड़े मैदान होते हैं, बहुत धूल होती है उसमें। तो चंद्र की कलाओं के साथ में उसमें तो ज्वार भाटा आता नहीं, उसमें तो बह निकली धूल, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, केवल जल में ही क्यों होता है? तो उसका कारण बहुत सरल है कि जल जो है यह प्रवाही है, यह सलिल है, यह इसमें प्रवाह का गुण है। और इसलिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का जो अपनी ओर खींचने की जो शक्ति है वह जो प्रवाही हैं उन पर काम करती है। और इसके लिए चंद्र समुद्र किनारे पर पड़ी हुई रेत को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि रेत प्रवाही नहीं है, लेकिन पानी प्रवाही होता है। और इसके लिए चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण के आधार पर उसको प्रभावित करके ज्वार और भाटा निर्माण करता है। अब और आगे जाकर विचार कीजिए कि भारत में हमारे पूर्वजों ने भगवत गीता में भी कहा है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, इसमें जो अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है उसके बारे में सूक्ष्मता की बात करते हैं। आगे वो बताते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों से परे, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से मन जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। अब ये सूक्ष्म जो मन है यह बहुत प्रवाही है, यह बहुत चंचल है। यह एक क्षण में ऐसा कहते हैं कि 200 से अधिक आलम्बनों पर घूमकर वापस लौट सकता है, इतनी इसकी गति है, इतनी इसकी क्षमता होती है, इतना चंचल होता है, इतना प्रवाही होता है।
तो यदि इतना प्रवाहित होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, तो क्या मनुष्य के शरीर में जो पानी है, मनुष्य के शरीर में लगभग 75%, 70%, 75-80% पानी होता है। 80% तो शैवावस्था में होता है, वहां से घटता जाता है, और जब घटता जाता है तो बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां ये टूटने लग जाती हैं, क्योंकि पानी का प्रमाण कम होता जाता है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो पानी है उस पर भी प्रभाव करता है चंद्रमा, और इसका विचार भी इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद के स्वास्थ्य शास्त्र में किया गया है। उसका विचार कुछ हम आगे का आयुर्वेद का करने वाले हैं, स्वास्थ्य का करने वाले हैं। लेकिन चंद्र का प्रभाव यदि हमारे शरीर के अंदर जो पानी उपस्थित है उसके ऊपर भी करता है, तो उस पानी से कई गुना, सैकड़ों हजारों गुना जो अत्यंत प्रवाही है, ऐसे मन के ऊपर क्यों नहीं करेगा? करता ही है। और इसीलिए ये चंद्र की जो कलाएं हैं, यह मनुष्य के मन को भी प्रभावित करती हैं। और आज यदि कुछ सर्वेक्षण कुछ किए गए थे, आज भी हम सर्वेक्षण करेंगे तो ध्यान में आएगा, ये जो पूर्णिमा और अमावस्या है, ये दोनों ही तिथियां ऐसी हैं कि जब समाज में अपराधीकरण बढ़ जाता है, अपराध करने की मानसिकता, क्योंकि उस अवस्था में उसका मन जो है वो बहुत चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, और विवेक को यानी बुद्धि को का नियंत्रण वो तोड़ देता है, निरंकुश हो जाता है, और इसके लिए अपराध कर बैठता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने अनध्ययन के दिन की एक अवधारणा यह सामने रखी थी। ये जो पूर्णिमा, अमावस्या और उससे जुड़े हुए प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा और चतुर्दशी, इन दिनों को और अष्टमी को, इनको अनध्ययन के दिन माना गया था। अब कल्पना देखिए, और थोड़ी मजाक की बात देखिए कि अब भारतीय लोगों ने इसे तो समझा कि ये भारत में पूर्णिमा अमावस्या लगभग 15 दिन का और बीच में एक अष्टमी ऐसे अनध्ययन के दिन होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि हर सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, 15 दिन में 2 दिन छुट्टी हो गई ना, तो हर सप्ताह में एक दिन की छुट्टी। तो इसलिए सप्ताह के शनिवार को सबसे पहले जो जू समाज निर्माण हुआ, जो सेमेटिक मजहब हैं, इनमें जू समाज सबसे पहले निर्माण हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये हर सप्ताह में एक छुट्टी होनी चाहिए, तो उन्होंने शनिवार के लिए शनिवार छुट्टी का दिन चुना। उसके बाद में ईसाई मत निर्माण हुआ। उन्होंने सोचा कि अरे, हम तो यहूदी है नहीं, जू है नहीं, तो हमारे इससे कुछ भिन्न होना चाहिए। उन्होंने रविवार कर दिया छुट्टी का दिन। उसके बाद में इस्लाम का जन्म हुआ, तो उन्होंने शुक्रवार रख दिया। लेकिन यह भारत की इस अनध्ययन की जो अवधारणा है, उसके भोंडे ऐसे अनुकरण हैं, इसे हमें समझना होगा। प्रकृति में कोई छुट्टी नहीं लेता, और इसी कारण हमारे यहाँ भी अनध्ययन के दिन होते थे, लेकिन काम नहीं करना ऐसा नहीं होता था। काम तो 24 घंटे और हर दिन, वह कौन सी भी तिथि हो, कौन सा भी वार हो, कौन सा भी महीना हो, हर दिन काम तो करना ही है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ माना जाता था। हमारे यहाँ छुट्टी की प्रथा नहीं थी। ये तो छुट्टी की प्रथा तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लाई, इसे हमें समझना होगा। इस प्रकार से ज्योतिष के क्षेत्र में हम आए हैं, जिसमें मूर्त और अमूर्त ऐसी दोनों विद्याएं साथ में आ गई हैं, और इस ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मनुष्य का जो भावी है, जो प्रारब्ध है, उसे जान सकना संभव हुआ है। आगे हम आते हैं दूसरी ऐसी ही मनोविज्ञान से जुड़ी हुई और भौतिक विज्ञान से भी जुड़ी हुई ऐसी दूसरी विद्या के ऊपर, जो स्वास्थ्य विद्या है। स्वास्थ्य का विचार भी हमारे यहाँ बहुत गहराई से किया गया है, जिसे हमारे आयुर्वेद में अच्छे ढंग से और बहुत गहराई से रखा गया है। इसकी विशेषताएं इतनी है कि शायद आज का बचा हुआ समय उसी में निकल जाए, इसीलिए उसके बहुत गहराई में न जाते हुए मैं उसकी 2-3 महत्वपूर्ण पहलुओं को बताकर आगे बढ़ूंगा। इसकी विशेषता यह है, यह
अहिंसक है। रोग के जीवाणुओं को मारने पर इसमें बल नहीं दिया गया, इसमें बल दिया गया है अपनी अवरोध शक्ति को बढ़ाने पर। यह अहिंसा पर विश्वास भारत का कितना हुआ करता था, इसका प्रमाण है। लेकिन अहिंसा का विचार इसके साथ में भी इस प्रकार से भी हुआ था, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्माचरण के लिए हिंसा करनी पड़े तो अवश्य करो, इस प्रकार से। लेकिन अन्यथा तो अहिंसक ही रहो, यही होता था। इसके लिए हमारा स्वास्थ्य शास्त्र जो है यह सामान्यतः अहिंसक है। इसमें जो शस्त्र क्रिया है, शल्य क्रिया है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन यह तो बहुत अभाव से करनी चाहिए। ऐसा ही हमारे यहाँ यानी प्रचलन रहा है। आगे और आते हैं, तो स्वास्थ्य शास्त्र जो है यह चराचर में आत्म तत्व देखता है। इसके लिए इसकी परिभाषा ही ऐसी की गई है कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इनके अनुपालन के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके लिए आयुर्वेद है, इसके लिए यह स्वास्थ्य शास्त्र है। यह स्वास्थ्य है तो स्व का अर्थ इसमें क्या है, स्व में स्थित होने का अर्थ क्या है? तो इस स्व के जो पहलू हैं, यह इस मनुष्य में जो उपस्थित पंच महाभूत हैं, इसके अलावा जो मन, बुद्धि, अहंकार हैं, इन सबको मिलाकर इनका अपने आप में स्थित होना, यानी स्वाभाविक होना, उसका जो जन्मजात ऐसा स्वभाव है, प्रकृति है, उसके साथ में कोई परिवर्तन न होना, उसको स्वस्थ होना कहते हैं। तो इसका मन है चंचल है, तो चंचल न होना तो स्वस्थता का लक्षण है। इसकी बुद्धि है, अविवेक कर रही है, तो उसको विवेकी बनना, तो ये स्वस्थता का लक्षण है। तो इस प्रकार से पूरे मानव के सभी वैज्ञानिक ऐसे जो पहलू हैं, भौतिक और अभौतिक पहलू हैं, इन सबका विचार इसमें किया गया हम पाते हैं। और इस दृष्टि से मनोवैज्ञानिक या ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, यह केवल शारीरिक नहीं होता, और कुछ मानस रोग भी होते हैं। वो मानस रोग भी केवल मानस रोग नहीं होते। हर रोग जो है, हर बीमारी जो है, यह मनोशारीरिक होती है। तो यहां से हम देखते हैं कि मन और शरीर, यानी भौतिक और अभौतिक, यह दोनों साथ में जुड़े होते हैं। यह ज्ञान हमें इसमें से प्राप्त होता है। हमारे यहाँ जो चर अचर ऐसे वनस्पतियां हैं, उनसे भी औषधि लेने से पहले उनकी प्रार्थना की जाती थी कि मैं अपने लिए नहीं, किसी रोगी का कष्ट दूर करने के लिए इस पेड़ से इसके छाल है, इसके मूल है, इसकी लकड़ी है, इसके पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसके फल हैं, इन्हें लेना चाहता हूं, और मुझे इसके लिए क्षमा करें, और उस रोगी के रोग को दूर करने के लिए, उसका कष्ट दूर करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार की प्रार्थना करने के उपरांत ही उस वनस्पति से जो भी आवश्यक है वो छाल मूल ऐसा लिया जाता था। किस प्रकार से हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत, इस प्रकार का विचार, सा विद्याया विमुक्ता, ऐसे ही नहीं कहा था हमने। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह मिलता है कि जो मुक्ति दिलाए, जो चराचर के साथ में आत्मीयता का भाव रखे, चराचर के साथ में एकात्मता का भाव रखे, और उसके माध्यम से परमात्मा तत्व की, आध्यात्म की ओर आगे बढ़े, ऐसा हर विद्या का लक्ष्य होता था। सा विद्या विमुक्त है, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ हम पाते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अष्टांग योग की ओर। यहाँ भी हम देखते हैं कि शरीर और मन, यह दोनों बातें यहाँ अपेक्षित हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह शास्त्र जो लिखा गया है, योग शास्त्र, यह मुख्यतः मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को मोड़ने के लिए, मन को संस्कारित करने के लिए यह लिखा गया है। इसीलिए इसको भारतीय मानस शास्त्र भी कहा जाता है। वर्तमान में जो साइंस के क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने को साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को केवल पंच महाभूतिकों से जुड़े भौतिक शास्त्र से बांध रखा है, वह भी बाध्य हो गए हैं कि मन के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं उसका विचार थोड़ा हम आगे करेंगे। पहले यह समझ लें कि अष्टांग योग होता क्या है। इसमें आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इनमें से आसन और प्राणायाम, ये दो बातें जो है, अंतरंग योग और बहिरंग योग, ऐसे दो हिस्से हैं। बहिरंग योग के 5 हिस्सों में से यम नियम पहले 2 हिस्से हैं, आसन प्राणायाम दूसरे 2 हिस्से हैं। ये आसन और प्राणायाम जो है, यह एक ढंग से देखें तो सीधे मनुष्य के शरीर से संबंध रखते हैं, शरीर के पंच महाभौतिक स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं। लेकिन मन स्वास्थ्य से संबंध रखने का जब विषय आता है तो यम नियम उसमें महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्याहार महत्वपूर्ण होता है। और उससे भी आगे जब हम जीवात्मा और परमात्मा का विषय देखते हैं, यानी अध्यात्म तक पहुंचते हैं, तो उसमें जो अंतरंग योग है, ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि, तो इस धारणा से आगे बढ़कर ध्यान तक पहुंचना, यह कम से कम बात अनिवार्य मानी जाती थी, कोई भी वैज्ञानिक होता था उसके लिए। क्योंकि जब वह ध्यानावस्था में पहुंचता है तो वह अष्टधा प्रकृति के माध्यम से पहुंचता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच महाभूतों के माध्यम से इनको समझते हुए पहुंचता है, इनको समझने की क्षमता रखता है, तब वह ध्यानावस्था में पहुंचता है। और इसके लिए ध्यानावस्था में ही किसी भी शास्त्र की प्रस्तुति हुआ करती थी, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। तो इस प्रकार से यह जो शास्त्र है, योग शास्त्र, यह शरीर के साथ में भी जुड़ा है, शरीर को श्रेष्ठ और मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त है, मन को नियंत्रित करने के लिए, बुद्धि के नियंत्रण में, विवेक के नियंत्रण में रखने के लिए उपयुक्त है, मन को मोड़ने के लिए, चंचल है तो उसको इंद्रीभूत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, मन यदि दोष षड विकारों से युक्त है तो उसे विकार मुक्त बनाने के लिए, इस प्रकार से यह अष्टांग योग उपयोग में आता है। दुर्भाग्य से आज जो दुनिया भर में इसे स्वीकार किया गया है वो केवल आसन प्राणायाम के रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ, लेकिन ये भी एक अच्छा चरण है। अगले चरण में हमें दुनिया को इसका जो अमूर्त हिस्सा है, जो मन बुद्धि अहंकार से जुड़ा हुआ है, इसे भी दुनिया को देना होगा। और वह समय बहुत दूर नहीं जब इसकी आवश्यकता विश्व महसूस करेगा और हमारे पास आएगा। तो हमें विवेकानंद ने कहा था कि हमें शायद भौतिक विज्ञान के बारे में पश्चिम से कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन यदि हमें अध्यात्म, दुनिया को यदि अध्यात्म सीखना है तो हमारे पास दुनिया को आना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो साइंटिस्ट जगत हैं, जो भौतिक शास्त्र का जगत है, वो धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके 2 उदाहरण मैं बता दूं तो वह इस दृष्टि से बड़े उपयुक्त होंगे और भारत के को गौरवमंडित करने वाले होंगे। एक तो उदाहरण है कि इलेक्ट्रॉन बीम या फोटोन बीम कहिए, फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा जाता है, जो प्रकाश के जो लिए काम में आने वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें फोटोन कहते हैं। ये फोटोन बीम ऐसी एक छोड़ी हुई है, इसके बीच में अवरोध करने वाले ऐसे कुछ पर्दे लगा दिए गए। इन पर्दों में एक बारीक बारीक सुई भी नहीं जा सके अंदर, इतना छोटा छेद है। ये सब छेद जो हैं इन सब पर्दों के, ये सब एक रेखा में रखकर थोड़े थोड़े अंतर पर ये पर्दे रख दिए गए हैं। और अब एक छोर से यह इलेक्ट्रॉन बीम या फोटोन की बीम छोड़ी जाती है, यह प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है। और ऐसा पाया जाता है यह सीधी रेखा में इन सभी जो छेद हैं इनमें से होती हुई, गुजरती हुई दूसरे छोर से, दूसरे जो छोर है उसके जो पर्दा है उसमें से बाहर निकलती है। अब ये तो बहुत स्वाभाविक है, ये तो हम समझ सकते हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके आगे ऐसा प्रयोग करके देखा गया, इसमें से एक पर्दा जो है वो उसको धीरे से उसको थोड़ा सा खिसका दिया गया। अब यह जो छेद है इसका, इस पर्दे का, यह पर्दे का छेद जो है बाकी पर्दों के छेद से जो बनी रेखा है उस रेखा से बाहर हो गया। और जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भौचक्के के रह गए। ये जो फोटोन की किरण गई, इलेक्ट्रॉन बीम गया, ये धीरे धीरे वहां तक पहुंचा
और वहां जाने के बाद में इस किरण ने मोड़ लिया, उस जो छिद्र था, जो छेद था, उसको खोजा, उस छिद्र को खोजकर उसमें से बाहर निकला और फिर अपने पूर्व मार्ग से होता हुआ दूसरे अंतिम छोर के पर्दे के छेद से बाहर निकला। अब यह किरण कैसे कर पाया, कैसे यह प्रक्रिया हुई, इसका विचार जब किया गया तब उनके ध्यान में ऐसा आया कि जरूर इनमें मन और बुद्धि का कुछ अंश रहा होगा। और हमारे यहाँ तो भगवत गीता में कहा है कि इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों में यह अष्टधा प्रकृति है ही। अष्टधा प्रकृति नहीं है ऐसा एक भी पदार्थ इस विश्व में नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी अस्तित्व नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ऐसा है, यह मन बुद्धि अहंकार जो है, सत्व रज तम गुण जो है, यह हर पदार्थ में उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन में भी उपस्थित है। बस इतना ही है कि यह मन बुद्धि अहंकार जो जड़ पदार्थों में होते हैं, यह कम सक्रिय होते हैं, बहुत अक्रियता की सीमा तक जाएं, इतने कम होते हैं। और मनुष्य के क्षेत्र जीवन में या मनुष्य का जो शरीर होता है, इसमें जो मन बुद्धि अहंकार होते हैं, यह बहुत सक्रिय होते हैं, सबसे अधिक सक्रियता के स्तर के होते हैं। और इसके लिए मानव योनि भिन्न होती है। लेकिन जड़ से लेकर तो मानव योनि तक इस यह जो जितने भी सृष्टि में अस्तित्व हैं, इन सब अस्तित्वों में मन बुद्धि होते हैं, ऐसा विचार करने को ये साइंटिस्ट बाध्य हैं। और भी एक प्रयोग किया गया, यह प्रयोग था जुड़वा फोटॉन्स का। अब ये जुड़वा फोटॉन्स कैसे होते हैं ये तो वैज्ञानिक जाने, लेकिन यह प्रयोग ऐसा बताता है कि प्रकाश की गति को हमारे पूर्वजों ने ढूंढ निकाला था और उसका वर्णन भी किया था ऋग्वेद के अध्याय 1:50-1:59 में, ऋग्वेद की ऋचा में इसका वर्णन मिलता है। इसका जो ये मिलता है, प्रमाण मिलता है, वह 1,88,766 इतने मील प्रति सेकंड मिलता है। जो आजकल की जो गति नापी गई है 1,86,000 का है। तो बहुत इसके निकट जाने वाला ऐसा प्रकाश का मापन करने का श्लोक, ये ऋचा ऋग्वेद में पाई जाती है। तो इस प्रकाश की गति जो है, इस गति से भी अधिक गति से यदि दुनिया में कुछ जा सकता है तो केवल मन जा सकता है। यह भारतीय मान्यता जो है, इस मान्यता की दिशा में यह साइंटिस्ट आने को बाध्य हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ये जो जुड़वा ऋणाणु है, इन्हें 10 लाख मील के अंतर पर स्थापित किया गया। कैसे किया गया मैं नहीं जानता, ये वैज्ञानिक बता सकेंगे, लेकिन ऐसे स्थापित किया गया। और एक जो फोटोन है, उस फोटोन को जब झंकृत किया गया, उसको जब डिस्टर्ब किया गया, तो ध्यान में आया कि ये जुड़वा होने के कारण बिल्कुल जिसे इंस्टेंटेनियसली कहते हैं, तत्काल उसी क्षण भी बहुत बड़ा काल मापन होता है। उसी यानी क्षण भी नहीं कह सकते, तुरंत उसी समय दूसरा जो फोटोन था उसमें भी उसी प्रकार की हरकत निर्माण हुई। तो इन प्रयोगों के कारण आज साइंटिस्ट लोग भी ऐसा मानने को बाध्य हैं कि मन का ऐसी कुछ अलग से बात है, केवल मैं हूं, मैं सोचता हूं इसके लिए मन है, ऐसा नहीं। तो मन यह एक अपनी अलग सत्ता रखने वाला ऐसा एक घटक इस अष्टधा प्रकृति में है। इस ओर आज के साइंटिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के और भी कई विषय हम इनका विचार हम कर सकते हैं, लेकिन अभी समय की सीमा देखते हुए मैं इस आज के सत्र के समापन की ओर आता हूं। कल के सत्र का सूत्र जोड़कर इस सत्र को समाप्त करूंगा। इसमें स्टीफन हॉकिंस ने यह कहा है कि भगवान परमात्मा, उसने अपने शब्दों में गॉड कहा है इसको, कि गॉड की कल्पना भी किए बिना सृष्टि निर्माण की कल्पना रखी नहीं जा सकती। अब यह एक बहुत बड़ा मोड़ है जो इस भगवान को या परमात्मा को न मानने वाले ऐसे साइंटिस्टों के सामने यह एक बहुत बड़ा ऐसा विषय रखा है स्टीफन हॉकिंस ने। इसका विचार आज विश्व के कई साइंटिस्ट करते नजर आते हैं। फिर 1980 का दशक जो हुआ है,
इस 1980 के दशक के बाद में जो शुद्ध भौतिक विज्ञान है, यानी जिसे प्योर साइंसेस कहते हैं, इन प्योर साइंसेस के क्षेत्र में पूर्णतः रुकावट आ गई है। कोई उस क्षेत्र में विकास आगे नहीं हुआ है। उसी में घूमते जा रहे हैं, उसी के प्रयोग करते जा रहे हैं। जो विकास हुआ हम देखते हैं 1980 से आगे, ये मुख्यतः प्रौद्योगिकी का विकास है, ये तंत्रों का विकास है, यंत्रों का विकास है। मूलतः जो विज्ञान में विकास होने की आवश्यकता थी, जिसे इन्होंने साइंटिस्टों ने सीमा बांध रखी थी पंचमहाभौतिकों की, यदि ये इस पंचमहाभौतिकों की सीमा तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान से आगे फिर विज्ञान की जो अष्टधा प्रकृति की सीमाएं हैं, मन बुद्धि अहंकार की सीमाएं हैं, और जिसका कोई यानी जिसकी कोई मापदंड नहीं है, इतनी असीम है ये सीमाएं। ये मन जो है इतना सूक्ष्म है, कहा गया है मन बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, और जो परमात्मा तत्व है वो तो अति 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 सूक्ष्म है। तो ऐसा एक बहुत विशाल ऐसा क्षेत्र हमारे साइंटिस्टों के लिए, खोज कार्य के लिए खुला हो जाएगा। और फिर जो आज संहारक और सृष्टि को नष्ट करने वाली दिशा जो प्रौद्योगिकी को प्राप्त हुई है, उसे भी साइंटिस्ट बदल कर, क्योंकि साइंटिस्ट तो उनके मन में लगा रहता है मैं कुछ नया खोजूं, मैं कुछ नया खोजूं, और जब वो पाता है कि इस रास्ते में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, कि उन्होंने सीमा बांध ली है, दीवार बांध दी है उन्होंने पंच महाभूतों की, और उसके मन बुद्धि अहंकार के क्षेत्र में जाते ही नहीं। एक बार तो वो इस क्षेत्र में चले गए तो देखेंगे कि उनकी प्रतिभा के लिए बहुत सारा अवसर, और जितना यानी उनकी प्रतिभा बहुत कम पड़ जाए, इतना अवसर इन क्षेत्रों में उन्हें मिल सकता है। तो ये जो आज जो दौड़ चल पड़ी है विनाश की ओर, इस दौड़ को समाप्त करने के लिए भी यह बड़ा उपयुक्त होगा यदि आज के साइंटिस्ट फिर से आगे बढ़कर भारतीय विज्ञान की और उससे आगे भी अध्यात्म की दिशा में बढ़ने लग जाए, और इस दृष्टि से अपने खोज कार्य को उस दिशा में बढ़ाने का प्रयास करें। तो यह भारतीय दृष्टिकोण से और पूरे विश्व के हित की दृष्टि से भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और यह विचार जब हम भारतीय दुनिया के सामने रखते हैं तो गौरव के साथ में हमारा सर ऊंचा हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। इस मेरे कथन के साथ में मैं आज का यह विषय समाप्त करता हूं। कल अगले सत्र में हमारा जो विषय होगा वो मुख्यतः अभौतिक विद्याओं का होगा, और उस क्षेत्र में हम और विचार करेंगे ही। यहाँ इतना ही बता देना पर्याप्त होगा। इन अभौतिक क्षेत्रों में तो इनकी विद्याओं में तो जो अन्य जगत है, अभारतीय समाज है, यह भी रेंग रहे हैं। चलना तो बहुत दूर रहा, दौड़ना तो दूर रहा, और उड़ना तो उससे भी दूर रहा, रेंग रहे हैं, ऐसी स्थितियों में है। और इसके लिए यह जो अभौतिक का जो क्षेत्र है यह भी हमारे लिए बहुत गौरवमय है। और जो विवेकानंद जी ने जो कहा था दुनिया को हमारे पास आना होगा, तो इस अभौतिक क्षेत्र की दृष्टि से हम भी इन क्षेत्रों का चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे तो वास्तव में फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने में इसकी बहुत सहायता होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी प्रेक्षकों से अनुरोध है कि किसी को अगर सवाल पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। सवाल आज के सेशन पर ही संबंधित हो, और कृपया प्रस्तावना मत कीजिए, डायरेक्ट सवाल पूछिए। पहला सवाल लेते हैं। प्रभाकर जी तिजारी पूछने जा रहे हैं, उनके बाद दीप्ति व्यास आप तैयार रहिएगा। प्रभाकर जी आप अनम्यूट करके पूछिए। और थोड़ा जोर से बोलिए प्रभाकर जी। नमस्ते जी। नमस्कार। मुझे यह पूछना है कि हम लोगों ने हमारा जो फंडामेंटल व्यू है प्रकृति को देखने का, वह अभारतीय दृष्टिकोण से अलग है। तो इसके आधार पर हम कुछ बेसिक साइंस में जो हमारे नियम वगैरह आए हैं उसमें कोई परिवर्तन देखने की प्रक्रिया शुरू हुई है क्या भारत में किसी संस्थागत आधार पर? यह मैं पूछना चाहता हूँ।
देखिए, ऐसा कहा जाता है कि साइंस यह सत्य की खोज है, और यह बिल्कुल सही है। और इस दृष्टि से आज जो साइंस ने जो खोज की है, वह असत्य थोड़े ही है, वह सत्य ही है। वो तो अधूरी है, इतना ही हमारा कहना है। इसको आगे बढ़ाने के लिए साइंस को विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके पंच महाभौतिक का तो विकास काफी कुछ हो चुका। इसमें जो प्योर साइंसेस है उसकी सीमाएं आ गई हैं। इसके लिए अब इसे मन बुद्धि अहंकार, इसके जो विज्ञान का जो बचा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। और इस दृष्टि से जो आज के विज्ञान ने जो सिद्धांत रखे हैं सामने, उनको गलत सिद्ध करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वह सत्य ही है। और ये इनमें से कई सिद्धांत तो जैसे न्यूटन ने गति के नियम रखे सामने, तो हमारे यहाँ तो प्रशस्तिपाद ने अपने ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये तीनों ही नियम उसमें मिलते हैं। तो ऐसा कई ऐसे नियम है, गुरुत्वाकर्षण का विषय है, फिर ग्रहों की गतियों का विषय है। तो ऐसे कई विषय जो है, जो हमारे पूर्वजों ने उसके बारे में लिखा है, जो आज का विज्ञान जो है, आज का साइंस जो है, ये उसकी पुष्टि कर रहा है। तो उसे झूठा साबित करना या उसे उससे हम श्रेष्ठ हैं ऐसा कहना, ये कोई ठीक नहीं है। हमने भी साइंस के क्षेत्र में तो वही रखा है सामने लोगों के, विश्व के। धन्यवाद। दीप्ति व्यास सर आप सवाल नमस्कार। पूछिए, उनके बाद चित्तरंजन पटेल आप तैयार रहिएगा। सर नमस्कार। आपने आज के व्याख्यान में एक किताब का उल्लेख किया, आज भी खरे हैं तालाब। और जी। ये तो जो आपने एक बात कही कि डेडिकेटेड प्रजातियां होती थी जो तालाब बनाती थी, तो जी। क्या उनमें उन प्रजातियों का भी उल्लेख है कि वो कौन प्रजातियां हैं? ये जानना था सर। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और भारत में समाज जीवन में रचनाएं कैसी बनाई जाती थी, ये जातियों की एक ऐसी जिसे ताना बाना कहें हम, ऐसा समाज में ऐसा हुआ करता था कि जो समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसका विचार हम अच्छा आगे के किसी सत्र में करेंगे ही, लेकिन अभी यहाँ इतना ही जी। बता देना आवश्यक समझूंगा कि इसमें उन जातियों के नाम सहित अनुपम हाँ जी ने उसमें उसका विवरण दिया हुआ है। तो आप इसे हाँ पढ़ेंगी तो बहुत आनंदित होंगी। और पढ़ने की जी शैली, सर। उसके लिखने की शैली भी बहुत सुंदर है, पढ़ते ही रह जाए, अच्छा इस प्रकार की। ठीक है सर। सर तो ये ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर मैं यहीं लाइब्रेरी में पता करती हूँ, जो लोकल यदि लाइब्रेरी है मैं आप बाद में मुझे फोन करेंगी, तो मैं हाँ पुस्तक में देखकर वो उस पुस्तक का प्रकाशक कौन है वगैरह बता सकूंगा आपको। जी सर धन्यवाद। जी। सर वो किताब का नाम क्या है? आज भी खरे हैं तालाब। ओके, अगला सवाल लेते हैं। चित्तरंजन जी पटेल आप सवाल पूछिए, उनके बाद डॉक्टर गीता तैयार रहिएगा। मैं क्षमा याचना करूंगा क्योंकि आपने बताया चंद्रमा की मन पर असर, आपने समझाया लेकिन मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। आप फिर से समझाएंगे तो जरा आप बहुत आभारी रहूंगा। और टाइम बहुत ज्यादा है तो नहीं समझाओगे तो भी चलेगा। जब गुरुत्वाकर्षण क्या काम करता है ये तो हम सब जानते हैं, और अनादिकाल से गुरुत्वाकर्षण वही काम करता है। जो बड़ा पदार्थ है, यानी पृथ्वी सबसे बड़ा पदार्थ है पृथ्वी पर, तो वह बाकी सब पदार्थों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और इससे आज के साइंस ने यह खोज निकाला है कि दो पदार्थ जो हैं, यदि आमने सामने रखे हैं, तो वह दो पदार्थ भी अपना जितना भार होगा, या उसे मास कहा गया है, अपने मास की प्रमाण में दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो दो पदार्थ भी यदि हम रखते हैं, और यदि कल्पना कीजिए, कल्पना ही की जा सकती है क्योंकि ऐसा कोई ऐसा धरातल हम पा नहीं सकते कि जो पूर्णतः फ्रिक्शन यानी अवरोध से रहित है, फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा शून्य फ्रिक्शन वाला ऐसा कोई धरातल ऐसा हम निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन मान लो
ऐसा यदि है और उसके ऊपर हम दो पदार्थ रख देते हैं तो आप निश्चित जानिए ये दोनों पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित होकर एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। इसे आप समझ सकते हैं। यदि उसमें जो घर्षण है, जमीन के साथ में जो घर्षण होता है, वो घर्षण यदि पूर्णतः शून्य होगा तो दो पदार्थ एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। इसे आप समझेंगे तब आपको यह समझ में आ पाएगा कि जो आगे का आपने प्रश्न पूछा है वो समझ जाएंगे। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा जो है यह पृथ्वी पर के, अब पृथ्वी पर जो पानी है वो प्रवाही है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो उसके जो कण है आपस में, उनमें जो एक कण को दूसरे कण के साथ में बांधने वाली शक्ति है वह कम होती है। रेत है उसमें पानी से शक्ति अधिक होती है और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें यह शक्ति बहुत ज्यादा होती है। यह जो एक दूसरे पदार्थ को जिसे एडहेसिव पावर कहते हैं वर्तमान के साइंस के भाषा में, एडहेसिव पावर, ये जो एडहेसिव एक दूसरे कण को अब एक दूसरे के साथ में बांध कर रखने वाली शक्ति जो है यह पानी में कम होती है। जो तरल पदार्थ होते हैं, प्रवाही पदार्थ होते हैं, उनमें कम होती है। और इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्र का, यह इन्हीं जो तरल पदार्थ हैं जिनमें एक दूसरे कण को आपस में बांध कर रखने वाली शक्ति क्षीण होती है, दुर्बल होती है, ऐसे तरल पदार्थों को ही वह प्रभावित कर पाते हैं। अब मन की तरलता देखिए, मैंने आप उदाहरण दिया था कि मन इतना चंचल है, इतना तरल है, इतना प्रवाही है। जैसे उदाहरण भी मैंने आपको बताया अंत में कि जो दो फोटॉन्स हैं 10 लाख मील का अंतर है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, लेकिन यह क्षण भी नहीं लगता है कि इसकी प्रक्रिया वहां पहुंच जाती है। तो मन के सिवा यह दूसरा कुछ हो नहीं सकता। और हम सब जानते हैं जुड़वाओं में इस प्रकार की होती है कि दोनों के मन जुड़े हुए होते हैं, एक में एक भावना निर्माण होती है, जुड़वा जो है उसमें भी वो भावना निर्माण होती है। तो इस प्रकार से यह मन जो है यह बहुत चंचल है, बहुत गतिमान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत व्यापक है। और इसके लिए इस मन को, इसकी चंचलता होने के कारण इस मन के जो सूक्ष्मतम कण हैं यह एक दूसरे को बांधने में, एक दूसरे के साथ इनको बांधने की जो शक्ति है और बहुत दुर्बल है, क्षीण है। इसके कारण ये बहुत सहजता से प्रवाहित हो सकते हैं, ये तरल हैं। और इसके कारण मन ऐसा होने के कारण मन के ऊपर तो चंद्रमा के उस निकटता का, कलाओं का प्रभाव बहुत अधिक होता है। और मन के ऊपर जब प्रभाव होता है तो अध्ययन के दिन तय होते हैं, उससे अनध्ययन के दिन तय होते हैं। दोनों दिन उसके हिसाब से तय किए जाते हैं। और इसे एक अच्छे शास्त्र की दृष्टि से हमारे पूर्वजों ने हमारे शिक्षण शास्त्र में रखा है। धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर गीता, आप सवाल पूछें। डॉक्टर गीता, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। हेलो, मेरा सवाल जो है वो का जवाब मिल गया है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर गीता। का जवाब मुझे मिल गया है। मेरा सवाल जो था उनका जवाब मुझे वो रेफरेंस बुक के बारे में ही पूछना था। अच्छा, लेकिन उन्होंने बताया तो ठीक है। धन्यवाद। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आज के सभी सवाल हो गए हैं, तो आज के सेशन में यही रुकते हैं। फिर मिलेंगे 10 फरवरी को, अगले गुरुवार को सुबह 7:30 बजे। याद रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद केळकर सर, नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद आपको भी। ठीक। जो કેમ નથી આવતા? હા, આવવાનું રહી જાય છે. હા. એક